So we are starting with the new AS now, and that is AS 27, Financial Reporting for Interest in Joint Ventures. हमने AS 21 पढ़ा है, AS 23 पढ़ा है, और स्टार्ट में AS 13 भी पढ़ा था. AS 13 क्या था? इन्वेस्टमेंट. 21 क्या था? Consolidated financial statement, that is holding in subsidiary, and 23 में हमने क्या पढ़ा? Associates. Now is the time for joint venture, right? Exactly JV क्या रहता है? JV exactly क्या रहता है? तो दो लोग मिलके एक चीज पे काम करते हैं और वो काम हो जाता है, फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं. बेसिकली इट इज नथिंग बट अ टेम्पररी पार्टनरशिप, राइट? टेम्पररी पार्टनरशिप. लेट्स से एक बिल्डिंग बना के देने का कॉन्ट्रैक्ट, राइट? मैं मेरा बिजनेस करता हूँ, वैष्णव भी अपना बिजनेस करता है, हम दोनों मिले, राइट? उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम है, मेरा भी कंस्ट्रक्शन. हम दोनों मिल के एक बिल्डिंग बना रहे हैं, वो बिल्डिंग बना के बेच देंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा अपने अपने घर चले जाएंगे. तो दिस इज बेसिकली जॉइंट वेंचर, राइट? तो आइडियली ये होता है. दूसरा जॉइंट वेंचर ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि एक हाईवे बनाना है, राइट? अब हाईवे ऑब्वियसली बना के बेचना नहीं है, हाईवे बना के हमको टोल्स कलेक्ट करना है, राइट? हाईवे बना के हमको टोल्स कलेक्ट करना है. तो हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमारा था, बेसिकली वो एसेट हमारा हुआ, उस पर जो भी कलेक्शन आएगा या जो भी एक्सपेंस आएगा हम मिल बांट के करते जाएंगे जब तक वो एसेट हमारे साथ में रहेगा, राइट? एक बार वो टोल राइट चले गए उसके बाद हमारा नहीं गए, राइट? तो बेसिकली एक एसेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हम जॉइंट वेंचर में आ सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी की जमीन पड़ी है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है बनाने के लिए कुछ, तो जॉइंट वेंचर ऐसे भी होता है. मान लेते हैं ओम के पास लैंड बहुत पड़ा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कंस्ट्रक्ट. आई एम अ बिल्डर, मैं उसके पास गया, उसको बोला कि एक काम कर, आपकी जमीन पे बिल्डिंग मैं बनाऊंगा, फ्लैट बना के बेच देंगे और पैसा प्रॉफिट आधा बांट के. जमीन थी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पूरा मेरा था, ऑब्वियसली जमीन का कॉस्ट भी रहना चाहिए. तो उसने जो जमीन दिया वही उसका कॉस्ट था. तो उसके बाद प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? तो जितना भी प्रॉफिट होगा हम दोनों मिल बांट के अपने अपने घर चले जाएंगे. बेसिकली दैट इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप. हम कुछ टाइम के लिए साथ में आ रहे हैं, उसके बाद अपने अपने बन आ रहे हैं. सो बेसिकली ये जो जॉइंट वेंचर है इसके ऊपर रहता रहता है, राइट? अगेन यहाँ पे मैं होल्डिंग और एसोसिएट्स को बीच में नहीं लिखा, यहाँ पे इट इज ओनली प्योरली जॉइंट वेंचर, ठीक है? तो दिस एएस अप्लाइज ओनली व्हेन सीएफएस आर प्रिपेयर्ड बाय वेंचर. हु आर द वेंचर? जो पार्टनर्स रहते हैं ना, ए और बी आर पार्टनर्स, तो ए और बी अगर मिलके एक टेम्पररी पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हैं तो दे आर नोन एज द वेंचरर्स. नॉर्मली हम को वेंचरर्स बोलते हैं या फिर वेंचरर्स. अगर वो सीएफएस बना रहे हैं, तो ही ये एएस एप्लीकेबल. सीएफएस नहीं बनाया तो ये एएस एप्लीकेबल, राइट? दैट मींस एएस 23 और एएस 27 दोनों सीएफएस के ऊपर. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर स्टैंडअलोन्स है तो फिर ये एएस एप्लीकेबल है. ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, टू अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल. हम दोनों का उस पर कंट्रोल रहना चाहिए. ये तीनों ही चीज आनी चाहिए, इसमें एक भी अगर मिसिंग है ना तो फिर ये जॉइंट वेंचर कहलाएगा. एक एग्जांपल दे रहा हूं. लेट्स से होम एंड वैष्णव केम इनटू अ जॉइंट वेंचर. मैंने एक एग्रीमेंट किया, राइट? ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी रहना चाहिए, दैट इज कुछ पैसों का व्यवहार रहना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, कुछ नुकसान होना चाहिए, दोनों में से कुछ तो होना चाहिए, ठीक? और दूसरा जॉइंट कंट्रोल रहना चाहिए, किसी एक का डिसीजन नहीं चलना चाहिए, दोनों मिलकर जॉइंट डिसीजन. अब हुआ ऐसे कि ओम को पैसों की जरूरत पड़ी, तो ऑब्वियसली पैसा लगाना पड़ेगा जॉइंट वेंचर में, थोड़ा तो वो भी लगाएगा. तो ओम को पैसों की जरूरत पड़ी, वो बैंक गया और बैंक से लोन नहीं, ऐसे लोन नहीं देंगे, गारंटी चाहिए. तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जॉइंट वेंचर के नाम पर कि आप लोन दे दो, हमारा जॉइंट वेंचर है यहाँ पे, आप हमको लोन दे दो. तो उसने क्या बोला, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं अपन, राइट? जहाँ पे जो भी डिसीजन रहेगा मुझे बताना, लेकिन क्या करते हो आप. तो बनाया. तो क्या वो बैंक वेंचरर कहलाएगा? आंसर जस्ट बिकॉज उसने इन्वेस्ट किया है वो वेंचरर नहीं है. तो जॉइंट कंट्रोल नहीं था. हाँ, उसको डिसीजन मेकिंग के लिए हमने रखा था कि तू सुनना, सिर्फ तेरा कुछ ओपिनियन नहीं चाहिए, हम क्या कर रहे हैं तो सुनना. समझ आ रहा है? तो ही डज नॉट हैव द जॉइंट कंट्रोल. तो बैंक वो इन्वेस्ट ही कहलाएगा, मतलब वो इसने इन्वेस्ट किया, सिर्फ आपको लोन दिया है, तो वो आपका वेंचरर नहीं बनेगा. तो पॉइंट क्लियर, राइट? तो सिर्फ पैसा डालने से आप वेंचरर नहीं कहलाते, राइट? अगेन ये कब एप्लीकेबल है बेटा? व्हेन द वेंचरर्स मेक, राइट? तो तीन चीजें कौन सी मस्ट है बेटा? देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जॉइंट कंट्रोल. वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर दिस केस, राइट? देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड जॉइंट कंट्रोल. इन्वेस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम वेंचरर. ये एग्जांपल मैं आपको अभी दे रहा हूं. इन्वेस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम वेंचरर. ही डज नॉट हैव अ, ऑल्दो बैंक ने इन्वेस्ट किया आपकी कंपनी में, बट वो वेंचरर नहीं, उसके लिए ये एस नहीं. आर यू गेटिंग दिस? फॉर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन. व्हाट आर फॉर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर? पहला JCO, मैं आपको तीन बता देता हूँ बेटा क्या है. फॉर्म्स में एक आता है JCO, एक आता है JCA
और एक आता है JCE। O stands for operation, A stands for asset, E stands for entity. O stands for operations, A stands for asset and E stands for entity. मैं तीनों का आपको पहले एक मतलब समझा रहा हूं। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था वही चीज है। मान लेते हैं ओम और वैष्णव का एग्जाम्पल। ये ओम है और ये वैष्णव। ये दोनों बिल्डर्स हैं और दोनों अपनी अपनी जगह काम करते हैं, दोनों अपना अपना पर्सनल काम करते हैं। वो एक ज्वाइंट वेंचर बनाए, उन्होंने सोचा कि एक यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाए, राइट। बिल्डिंग में हम नीचे के फ्लोर पे यहाँ पे शॉप्स बना देंगे, ऊपर फ्लैट्स बना देंगे, राइट, ऊपर फ्लैट्स बना देंगे और ये सब सेल आउट कर देंगे। जो भी प्रॉफिट आएगा आधा आधा बांट के अपने, राइट। तो क्या ओम ने या वैष्णव ने एक नया बिजनेस ओपन किया क्या? हाँ, अलग नाम पे। आंसर, ओम अपना बिजनेस अभी भी कर रहा है, वैष्णव अपना बिजनेस अभी भी कर रहा है। ये दोनों मिलके एक चीज ऑपरेट कर रहे हैं, एक ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन पूरा करेंगे और अपने घर पे। क्या जॉइंट वेंचर की अलग आइडेंटिटी बनी क्या? आंसर, जॉइंट वेंचर की अलग आइडेंटिटी नहीं है। ओम अपने बुक संभालेगा, वैष्णव अपने बुक। समझ में आ रहा है? दोनों अपने अपने बुक संभालेंगे। ऑब्वियसली लेन देन तो चालू रहेगा ना। अब ये बिल्डिंग बनेगी कैसे, आप बताओ, हाउ टू मेक द बिल्डिंग? तो ऑब्वियसली ओम कुछ मटेरियल पैसे लगाएगा, वैष्णव कुछ मटेरियल पैसे लगाएगा। ऑब्वियसली लेबर को पे करना पड़ेगा, सीमेंट जो भी रहेगा आपको, वो सैंड जो भी लेना पड़ेगा, आप पूरा कंस्ट्रक्ट कर दोगे और वो कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप पूरा बेच दोगे। जो भी पैसा आएगा अपने अपने घर लेके जाओगे, जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा। पॉइंट क्लियर? एक एग्जांपल दे, ओम ने 1000 रुपए लगाए, वैष्णव ने 1500 रुपए लगाए, बिल्डिंग रेडी हो, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना? 2500, राइट। 3000 में बेच दिया, या फिर लेट्स से हमने 4000 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना हुआ? 1500। प्रॉफिट 1500 हुआ। इसको कितना मिलना चाहिए प्रॉफिट में से? दोनों को आधा आधा अगर बात करें तो 1050 एंड 1050। अब बताओ कौन किसको पैसे देगा? चलते 4000 में से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 2000 रुपए ओम ने रखा और वैष्णव ने 2000 रखा, मतलब इन शॉर्ट दोनों ने आधा आधा माल बेचा, दोनों का 2-2 हजार, राइट। हिसाब पूरा हो गया क्या? हिसाब पूरा नहीं, एक को दूसरे से पैसे लेने पड़े। यह बात तो समझ में आती है? आप बताओ सोच, कौन किससे? वैष्णव पैसे लेगा कितने? बहुत सिंपल सा हिसाब बोला है बेटा, दो लोगों का हिसाब बोला है, आराम से। 550, 500, 1:1, इक्वल। इक्वल, हाँ। ऐसा थोड़ी है। अब वैष्णव वैष्णव घर बैठा है, वैष्णव बोला मैं 1500 लगाऊंगा, वो पूरा दिन वो धूप में वो बिल्डिंग बना रहा है। ऑब्वियसली मेहनत ज्यादा कर रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल हो सकता है। इट इज नॉट द कैपिटल व्हिच डिसाइड द प्रॉफिट शेयर। हाँ, प्लीज बताइए। वैष्णव हमको देगा भाई, तो क्या हिसाब करते हो? हिसाब कैसे करते हो आप? बिजनेस कैसे करोगे आप? ये एक एक बात समझो, ओम ने कितना पैसा लगाया था? उसको प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? 750। मतलब ओम बोलेगा मुझे टोटल 1750 में चाहिए। प्लस कितने पैसे हैं अभी? 2000। 1750 मिलने चाहिए थे ना, 2000 कहाँ से है? तू दे वापस, तू तू वापस दे उसको। और वैष्णव के पॉइंट पे सोचो, वैष्णव के पॉइंट पे सोचो, वैष्णव ने कितने पैसे लगाए थे? 1500, राइट। प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? 750। मतलब वैष्णव बोलेगा मुझे 2250 चाहिए, वो कितना मिले अभी तक? 2000। वैष्णव को 250 मिलने चाहिए, बराबर है। ये 250 उसको देगा, हिसाब खत्म हो गया। ये तो हिसाब खत्म हो गया जॉइंट में। यही है JCO। ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो है तो वो ई बन जाएगा, जॉइंट कंट्रोल एंटिटी। अगर हमने एक नया बिजनेस बनाया, ओम और वैष्णव बोले नहीं यार, अपने अपने सर पे ना और टेंशन नहीं ले, तू तेरा हिसाब संभालता है, मैं मेरा हिसाब संभालता हूं। एक काम कर, जॉइंट वेंचर का अलग ऑफिस ओपन करते हैं, अलग नाम डाल देते हैं, जॉइंट कंट्रोल। वो बिजनेस ही अलग है, तो वो अलग बिजनेस कैसे बनाना है वो चाहिए। दैट इज नॉट अ जॉइंट वेंचर, दैट इज अ मर्जर, राइट। AS14 एप्लीकेबल होगा, AS14 है, ये AS20। देखो सबसे पहले तो आप एक बात समझो, तब ये बहुत कॉमन चीज है। जॉइंट वेंचर बहुत कॉमन, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बिल्डर्स वगैरह रहते हैं, जो भी बिल्डर्स हैं यहाँ पे बहुत पॉपुलर नाम है,
बिल्डर्स के, अगर आप पुणे सिटी में भी देखो तो होता यह है कि उनके पास खुद की जमीन नहीं रहती। अभी जो भी अभी ऑब्वियसली पुणे स्ट्रेच होते जा रहा है, राइट? वो आप अगर चेक करोगे रावत साइड से वो तलेगांव तक से जा रहा है, राइट? तो आपको क्या लगता है बिल्डर्स ने जमीन खरीद के रखी? ना, नो। जो भी ओल्ड फार्मर्स थे या जिनके पहले के एंसेस्टर प्रॉपर्टी पड़ी है, राइट, प्रॉपर्टी उनकी है ना, वो क्या बोलते हैं, ठीक है आपकी जमीन आपके होता है, दैट मीन्स आपकी जमीन का कॉस्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बिल्डिंग मैं बनाता हूँ, प्रॉफिट मिल बांट के। तो ये जॉइंट वेंचर समझ में आ रहा है? तो ये पॉपुलर जॉइंट वेंचर। तो आइडियली क्या होता है, अब सीधी बात है, अगर उसका लैंड हमने ओपन किया है तो हमने सिर्फ एग्रीमेंट किया होगा कि आपकी जमीन पे हम हमारे फ्लैट बनाएंगे, पूरे फ्लैट बेचेंगे, प्रॉफिट का जो भी 60-40 70-30 है 50-50 करेंगे, जो भी है, ये एग्रीमेंट है। हमने एक अलग नाम दिया क्या जॉइंट वेंचर, अलग एंटिटी ओपन किया क्या, अलग बुक बना रहे हैं क्या? नहीं। इफ द बुक्स आर मेंटेन्ड सेपरेटली दैट बिकम्स एंटिटी। अभी यहाँ पे कौन बुक्स बना रहे हैं? ए और बी खुद अपने अपने बुक्स, राइट? मतलब ओम और वैष्णव ने अपने अपने बुक्स बनाए, तो हिसाब करना है अपने को, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, राइट? और जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आधा आधा बांट देंगे, फिर कौन किससे पैसे लेगा वो भी तो हिसाब करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ता है, तो दैट बिकम्स जॉइंट कंट्रोल ऑपरेशंस, राइट? वेरी सिंपल पार्ट। मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा आप खुद बोलोगे सर ये इतना इजी ज्यादा कुछ है ही नहीं। ऑपरेशन पहला हो गया ऑपरेशन, दूसरा है एसेट। जैसे मैं आपको बताया, दे कम इनटू समथिंग, जहां पे आपको लेट्स से एक ब्रिज बनाना है, राइट? एक ब्रिज बनाना है या फिर एक हाईवे बनाना है, एक एसेट कंस्ट्रक्ट करना है। एसेट बेचने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, एक एसेट मिलकर बनाएंगे। जैसे वैष्णव और ओम आए, उन्होंने कहा कि हम ये हाईवे हम बनाना है, जो भी टोल कलेक्शन जाएगा हम साथ में मिल बांट के खाएंगे, राइट? तो जो भी टोल कलेक्शन आएगा वो दोनों आपस में मिल बांट के खाएंगे। कहना से वो एसेट बनाने का जो भी कॉस्ट रहेगा वो दोनों आपस में पे करेंगे, थोड़ा कॉस्ट ये पे करेगा थोड़ा। आर दे सेलिंग आउट द एसेट? नो, दे आर कंस्ट्रक्टिंग द एसेट, so that is known as joint control asset. Are you getting this point? ऑपरेशंस में क्या था, कुछ बनाना है बेच देना है। एसेट में क्या है, बनाना है बेचना नहीं है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो शेयर। समझ में आ रहा है? एंड जॉइंट कंट्रोल एंटिटी इज एंटिटी, एक अलग एंटिटी बनाई जा रही है, मतलब उसके बुक्स अलग मेंटेन हो। लेट्स से ओम अपना बिजनेस संभाल रहा है, राइट? वैष्णव अपना बिजनेस संभाल रहा है, और इन दोनों ने मिलके एक फॉर्म ओपन किया, न्यू फॉर्म इन द नेम ऑफ जेवी। अब बुक्स न्यू जेवी फॉर्म बनाए। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द न्यू एंटिटी नाउ, इसको रजिस्टर किया था एक नए नाम से। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? So all these three are JV. So we have three forms: JCO, JCA, JCE. You can use the short forms. ये एस को एस ने बोला JCO भी यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है जॉइंट कंट्रोल ऑपरेशंस, राइट? तो एग्जैक्टली क्या हुआ, अब मुझे बताइए JCO और JCA में सेपरेट एंटिटी बनाई गई क्या? देयर इज नो सेपरेट, इज द पॉइंट। यस, अगेन यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा बेटा, कहने से दोनों दोनों वेंचरर्स मिलके कुछ पैसा लगाएंगे, राइट? फिर उसके बाद वो जो भी रहेगा वो सब बेच देंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा मिल बांट के खा के अपना जो भी एक दूसरे लेना देना है वो लेके दे के, राइट? दैट इज जॉइंट कंट्रोल ऑपरेशन। एसेट में दे कंस्ट्रक्टेड एन एसेट, एसेट बनाया, तो जो भी रेवेन्यू, जब तक वो जॉइंट एसेट है उनका, तब तक जो भी इसमें मेंटेनेंस आएगा ऑब्वियसली दोनों पे करेंगे, राइट? एसेट मेंटेन करेंगे, जो भी रेवेन्यू आएगा मिल बांट के लेंगे, और जब तक वो एसेट है उनके पास तब तक वो जॉइंट वेंचर करेंगे। जैसे ही वो एसेट नहीं है, वो उन्होंने बोला छोड़ दो, अभी एसेट अपने काम का नहीं है, फिर वो जॉइंट वेंचर पॉइंट क्लियर। तो अब हम रीड करते हैं एक एक करके। व्हाट आर जॉइंट कंट्रोल ऑपरेशन? पहला, वेंचरर्स यूज देयर ओन एसेट्स, ऑब्वियसली ओम अपने एसेट अपने यूज करेगा, वैष्णव अपने एसेट्स। लेट्स से जेसीबी लगा, वो ओम बोला कि ठीक है मैं लेके आता हूँ, तो ऑब्वियसली मान लेते हैं 6 महीने काम चला, 6 महीने, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन तो ओम क्लेम कर सकता है ना, उसका खर्चा लगा, राइट? ऐसे कोई भी अगर एसेट लग रहा है और वो खुद लेके आता है तो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करना अलाउड, राइट? तो दे यूज देयर ओन एसेट्स, मतलब अलग से जॉइंट वेंचर के नाम पे कोई अलग एसेट नहीं परचेज कर रहा। द रीजन इज जॉइंट वेंचर है ही कहां, तो हम खुद अकेले हम कर रहे हैं ना, हमने एक अलग एंटिटी बनाई है क्या? नहीं। तो जॉइंट वेंचर के नाम पे कुछ लिया नहीं जा रहा है, हम खुद के एसेट्स यूज समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू जॉइंटली कैरी ऑन ऑपरेशंस टू अर्न इनकम। ऑब्वियसली हमने एक एग्रीमेंट किया जहां पे हम बिजनेस साथ में करने वाले। नेक्स्ट, ऑल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू आर शेयर्ड बिटवीन एट द प्री डिटरमाइंड रेशियो। हमने पहले ही तय कर लिया था हमारा रेशियो क्या रहेगा, 1:1, 40 जो भी रहेगा हमने पहले ही डिटरमाइन कर लिया था, और अपने सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस हम शेयर करने वाले हैं। एंड नो सेपरेट एंटिटी फॉर जॉइंट वेंचर। समझ आ रहा है? कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बनाई जाएगी। क्या पॉइंट क्लियर है? तो हम अपने अपने एसेट्स खुद यूज करने वाले हैं, कोई एंटिटी नहीं बनने वाली है, राइट? एग्रीमेंट होने वाला है बीच में, और सारे एक्सपेंस हम अपने प्री डिटरमाइंड रेशियो में शेयर करते हैं। क्या पॉइंट क्लियर है? व्हाट इज JCA then? JCA, venturers jointly own assets to be used
वो जो हमने हाईवे बनाया है वो दोनों का एसेट, राइट, वो हम जो यूज कर रहे हैं वो एसेट हम यूज करने वाले, राइट, तो वो जॉइंटली ओन है। एग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन एन एसेट टू जनरेट रेवेन्यू, कंस्ट्रक्ट भी करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे, जब तक वो हाईवे बनाया गया है उसको हम जो भी मेंटेनेंस रहेगा हम खुद मेंटेन करेंगे, और ऑब्वियसली दोनों रेशियो हम दोनों खर्चे हम साथ में करेंगे, राइट। ओनली द एक्सपेंस ऑन जॉइंट एसेट्स आर शेयर्ड इन द प्रीडिटरमाइंड रेशियो एंड अगेन नो सेपरेट एंटिटी, कोई एंटिटी अलग से नहीं बनता, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है आपका एंटिटी, सबसे पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, न्यू एंटिटी इज क्रिएटेड, नई एंटिटी पिक्चर में आ रही है, राइट। मेंटेन ओन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और ये एंटिटी खुद के बुक्स खुद बनाए। अब तक क्या हो रहा था, ए अपने बुक्स बना रहा था, बी अपने बुक्स बना, लेकिन अब अगर मान लेते हैं ए और बी ने मिलकर एक नया जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया, लेट्स से ए बी एक अलग बुक्स है और ए बी अपना अकाउंटिंग खुद करेगा, समझ में आ रहा है, सो इट इज अ सेपरेट आइडेंटिटी। नेक्स्ट, प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड, अब ये जो चीज है ना, ये चीज में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने आपको है ना पूरा एक पिक्चर दिया है यहाँ पर, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाद में वो पिक्चर को लेके जाता हूँ, वो डायग्राम क्या है। तो होता क्या है बेटा, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है आपने, कंसोलिडेटेड मतलब दोनों का मिलके, ठीक है। लेट्स से अब ये कौन सा अकाउंट है बेटा, जॉइंट वेंचर का नेचर है नॉमिनल, नेचर क्या है नॉमिनल, नॉमिनल का रूल बहुत सिंपल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। अब एग्जांपल मान लेते हैं आपने वो एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, एक बिल्डिंग बनानी है, तो ओम और वैष्णव दोनों साथ में आए और ओम ने खर्चा किया, तो ओम उसने मटेरियल प्रोवाइड किया और कुछ लेबर को पे किया, लेबर को एक्सपेंस, लेट्स से 10 लाख, 3 लाख, ओम ने कितना खर्चा किया, 13 लाख का। उसके बाद वैष्णव, वैष्णव ने भी कुछ मटेरियल किया और अदर एक्सपेंसेस पे किए, मटेरियल प्रोवाइड किया उसने 4 लाख का और अदर एक्सपेंस पे किया उसने 2 लाख के, टोटल कितना खर्चा किया उसने 6 लाख, राइट। फिर उन्होंने बेच दिया, राइट, ऑब्वियसली जितने भी फ्लैट्स बनेंगे वो बेच देंगे। लेट्स से ओम ने सेल किया, ओम ने सेल किया लेट्स से 18 लाख रुपए, और वैष्णव ने सेल किया लेट्स से 10 लाख रुपए, और दोनों ने तय किया एक एक फ्लैट अपने लिए रखेंगे 5-5 लाख, कुछ टेकन ओवर याद आ रहा है क्या, कुछ टेकन ओवर रहता है ना, तो क्या वो ट्रेडिंग ट्रेड में आना चाहिए जैसे हम नॉर्मली करते हैं जेवी ट्रेड में, तो बाय ओम टेकन ओवर 5 लाख का ये एक फ्लैट लेके गया, और वैष्णव ने बोला एक फ्लैट मैं लेके जाऊँ, 5-5 लाख का एक एक फ्लैट खुद रखेंगे, उन्होंने तय किया, राइट। कहने से बिजनेस खत्म हो, प्लीज बताइए इज देयर अ प्रॉफिट और इज देयर अ लॉस, प्रॉफिट कितना हुआ, 9 लाख, बहुत ज्यादा हो गया, एक काम करो, एक काम 12 लाख कर, ओम का वो सेल 12 लाख कर देगा, 13 लाख का प्रॉफिट, ओके। अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दिया तो बेटा इक्वल रहेगा हमेशा, राइट, तो प्रॉफिट ओम को कितना मिलेगा और वैष्णव को 6.5 लाख, 6.5 लाख टोटल ऑफ प्रॉफिट हो गया, अब ये हो गया। अब बचता है ओम और वैष्णव का, वो दोनों का आपस में लेन देन होगा ना बेटा, सीधी बात है, अब वो हिसाब तो करेंगे। अब ये कंसोलिडेटेड जॉइंट वेंचर किसने बनाया बेटा, तो ये दोनों ने बनाया होगा, बेसिकली इसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम, मेमोरेंडम इज अकाउंट्स में रफ रफ जॉइंट वेंचर बनाया, तो मोटा मोटा हिसाब चेक करने के लिए, अगेन दिस इज नॉट द कंसोलिडेशन, मतलब ये कंसोलिडेशन में ये शो करना ऐसा नहीं कि मैंने मेमोरेंडम बनाया। बात करते हैं ओम किसका अकाउंट मेंटेन, ओम बोलेगा मैं वैष्णव का अकाउंट मेंटेन, मैं मेरा अकाउंट मेंटेन, तो ओम एक अकाउंट बनाएगा बुक्स ऑफ ओम, बुक्स ऑफ ओम जेबी अकाउंट बनाएगा, और वो बोलेगा मैं मेरे खर्चे रिकॉर्ड करूंगा, मेरी इनकम रिकॉर्ड करूंगा, उसका दूसरे से लेना देना क्या है, मेरे दूसरे को लेना नहीं है, राइट। तो ओम क्या करेगा, वो खुद के खर्चे रिकॉर्ड करेगा, उसने कितना खर्चा किया मटेरियल का 10 लाख रुपए, और उसने लेबर का कितना खर्चा किया 3 लाख, सेल कितना किया उसने, सेल किया 12 लाख, और उसको टेकन ओवर कितना है 5 लाख, और उसको प्रॉफिट कितना मिला 6.5, देखो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, कितना कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे 2.5 आ रहा है क्या, यहाँ पे 2.5 आ रहा है, ठीक है। सेम चीज ये भी बनाएगा ना, वैष्णव, वैष्णव की बुक्स बनाएंगे, तो वैष्णव
बुक्स बनाएगा जेवी का, उसने कितना मटेरियल का खर्चा किया 4 लाख, लेबर पे कितना खर्चा किया एक्सपेंस का 2 लाख, सेल कितना किया उसने 10 लाख, और एक और कितना है 5 लाख, प्रॉफिट कितना मिलेगा 6.5। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सीधी बात है डिफरेंस ऑफ डेबिट में आएगा 2.5 ही आएगा, आ रहा है क्या, इन दोनों का डिफरेंस नहीं, तब एक जो है दूसरे को पैसा दे टू बैंक बाय बैंक करके कम कर देंगे। एंट्री बोलोगे इसकी, जेवी टू बैंक पैसा आ रहा है या जा, जेवी टू बैंक, बैंक ट्रेड में मतलब पैसा जा रहा है, मतलब वैष्णव इज पेइंग टू ओम, इसकी एंट्री बोलो बैंक टू जेवी, मतलब डेबिट वर्ड कम से पैसा आ रहा है, ओम बोलेगा मुझे 2.5 लाख मिलने चाहिए, वैष्णव बोलेगा बराबर मुझे 2.5 लाख रुपए देना, खत्म हो गया हिसाब किताब। ये जेसीओ का ये जेसीओ दैट इज जॉइंट कंट्रोल्ड ऑपरेशन। हमने क्या किया, पहले एक रफ जेवी बनाया, क्यों कि हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट को बंटवारा हो गया। अब ओम और वैष्णव अपने अपने रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और वो रिकॉर्ड से उनको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, या तो पैसा मिलने वाला है या तो पैसा देगा। पॉइंट क्लियर, समझ में आया, इतना ही हिसाब होता है अगर आप देखोगे। अब ये चीज समझ, मैंने क्या किया, कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाया, मतलब कंसोलिडेटेड जेवी जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट। क्या है ये, एक्सपेंसेस ऑफ ए एंड बी डेबिट करेंगे, सेल्स ऑफ ए एंड बी डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, गुड्स टेकन ओवर क्रेडिट करेंगे, क्या मिलेगा अल्टीमेटली प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए मैंने कंसोलिडेशन बनाया, राइट। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ ए क्या करेगा, सेम चीज है, ये जो ए वाला है ना, ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, ये प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा, ये सेल रिकॉर्ड करेगा और ये गुड्स टेकन ओवर रिकॉर्ड करेगा, सिर्फ अपना अपना खर्चा। अगर आप देखोगे बुक्स ऑफ ए बोलेगा मैं मेरा ही रिकॉर्ड करूंगा, दूसरे का मैं क्यों करूंगा, राइट। और एक डिफरेंस बचेगा, डिफरेंस आप देख रहे हो टू बैंक, राइट। अब अगर आप ये एरोस पे ध्यान दोगे, यस, क्या ये अपना प्रॉफिट लेके जाएगा, ये ब्लैक एरो पे ध्यान दो, ये अपना प्रॉफिट लेके जा रहा है, राइट, और बी अपने प्रॉफिट लेके जाएगा, ग्रीन एरो दिख रहा है, अपने अपने बुक्स बनाएंगे। और अगर आप देखोगे मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला है, ब्लू एरो के पीछे एक का डेबिट बैलेंस बचेगा, एक का क्रेडिट बैलेंस बचेगा, एंड इफ यू चेक दिस बैलेंसिंग फिगर हैज टू बी सेम, क्योंकि एक पैसा दूसरे को देगा और हिसाब खत्म, इज द पॉइंट क्लियर। बस यही एग्जैक्टली होता है, एग्जैक्टली यही होता है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है नीचे, तो सॉल्यूशन भी मैंने नीचे दिया है, और इसके अंदर इसकी अलग कोई शीट नहीं है, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं इसके अंदर, वो था ना, वो बहुत ज्यादा लिखना था, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके प्रेजेंटेशन आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कैसे, ठीक है। तो अब जॉइंट वेंचर अकाउंट आर नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट नहीं है, ये आप अपने लिए खुद बनाते हो। बेसिकली आप क्या करोगे, पूरे चैप्टर में आप क्या करोगे, जो प्रॉफिट आता है ना बेटा, वो अपने पीएल में लिख के खत्म। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होना है, तो पॉइंट क्लियर। अब एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ऐसे पैराग्राफ में बहुत बड़ा लगता है और टफ भी लगता है, चीजें बहुत सिंपल, एक बार चेक करते जाएंगे, और सिर्फ अपने कैलकुलेटर कंट्रोल रखना, और कैलकुलेटर में क्या क्या आ रहा है मुझे बता, ठीक है। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू परचेज अ लैंड, कंस्ट्रक्ट एंड सेल फ्लैट्स, ठीक है, सब चीज आई। मिस्टर ए परचेज अ लैंड फॉर 60 lakhs on 1/1/21 and for the purpose he took a bank loan for 50 lakh at the rate 8% per annum। बेटा उसने 60 लाख की जमीन लिया, और 60 लाख की जमीन के लिए उसने 50 लाख का लोन लिया, सीधी बात है, लोन जॉइंट वेंचर के लिए लिया ना बेटा, तो जो ब्याज है वो जॉइंट वेंचर, तो पॉइंट क्लियर। 50 लाख पे 8%, देखते हैं कितने महीने, क्योंकि 1 तारीख को लोन लिया गया है, तो पूरा वो मालूम, ठीक है। आगे, he also paid registration of 60,000 on the same day। प्लीज बताइए ए ने टोटल कितना किया, ए ने कितना खर्चा किया, कहने लैंड खरीदा उसने कितने की 60 लाख, और उसने रजिस्ट्रेशन पे किया, रजिस्ट्रेशन कितना पे किया 60,000, प्लस वो इंटरेस्ट भी पे करेगा, ये मालूम नहीं मुझे, कैलकुलेशन बराबर, जो जो आएगा मैं लिखते जाऊंगा। मिस्टर बी सप्लाइड मटेरियल्स फॉर 450 फ्रॉम हिज वेयरहाउस एंड फर्दर ही परचेज द मटेरियल ऑफ 5 लाख फॉर द जॉइंट वेंचर। टोटल कितने का मटेरियल प्रोवाइड किया उसने, 950, बी के नाम पे लिख दो, ये बी ने मटेरियल परचेज किया, हाँ 9,50,000, क्या ये इजी है पॉइंट, ओके बात। Mr. C met all the other expenses of advertising, labor and other expenses which turn out to be 9 lakh। Mr. C ने 9 लाख रुपए खर्चा, तो Mr. C other expenses कितना खर्चा किया 9 लाख, तो जो भी खर्चा करते जाएगा उसके नाम पे डेबिट डेबिट डेबिट, राइट। On 36/21 each of the venturer took away 1 flat
valued at 10 lakh each and the rest was sold by them Mr. A, Mr. B, Mr. C. उन्होंने सेल्स दे दिया, टेकन ओवर दे दिया. कब पूरा हुआ ये? 36. The date was important, right? ब्याज निकालना है. मैंने पूरा 6 महीने का ब्याज आएगा बेटा. प्लीज बताइए 50 लाख पे 8% इज इट 2 लाख? 50 लाख पे 8% 6 महीने. ओके, तो क्या सेल यहां पर आएगा बेटा? ए बी सी सेल किया और टेकन ओवर था ना बेटा, तो तीनों ने 10-10 लाख का फ्लैट ले लिया. 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख. ठीक है, और कितना कितना सेल हुआ बेटा चेक करो एक बार. 40 लाख, 20 एंड 10, 40 20 10 लिख देते हैं यहाँ पे. 40 लाख, 20 लाख एंड 10 लाख. यस प्लीज. प्रॉपर्टी कितना? ये सर दिया नहीं है बेटा, क्या करेंगे? इक्वल करते हैं. यस, ए बी 630 630 630 1890 आएगा सबका ये. Why did I make this account? Just because of this rate. ये प्रॉफिट है. अरे समझ में. अब सेम चीज आपको सिर्फ ए बी सी में कॉपी पेस्ट करना. ए की बुक्स अलग बनेंगे, अलग बनेंगे. हर कोई अपना अपना ही रिकॉर्ड करेगा, दूसरों की चीजें हमको रिकॉर्ड कोई इंटरेस्ट नहीं. ठीक है, तो चलिए अपनी चीजें हम खुद रिकॉर्ड करना शुरू करें. यस, ए के पॉइंट पे ए कितना खर्चा करेगा, मैं सिर्फ एक से टोटल करता हूँ. टोटल कितना आ रहा है ए का बेटा? 62 लाख 60,000. ओके, और ए के क्रेडिट में कितना कितना आएगा बेटा? 40 लाख सेल का और 10 लाख रुपए टेक ओवर का. तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है बेटा. सॉरी, प्रॉफिट कितना है? 6,30,000. अब बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है और कहाँ आ रहा है? यहीं पे डिफरेंस आ रहा है 6890. अलग नंबर आ रहा है. यहाँ पे बाय बैंक आना चाहिए, राइट? पैसा मिलना चाहिए ना अपने को. ये प्लीज बताइए इसकी एंट्री क्या रहेगी? ये जेबी बैंक टू जेबी. डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक, मतलब कहने से ए बोलेगा मुझे पैसा मिलना चाहिए. डेबिट व्हाट कम्स, मुझे 8 लाख मिलना चाहिए. सीधी बात है, कौन पे करेगा? या तो बी या तो सी या तो दोनों. मालूम नहीं ना दूसरा अकाउंट क्या है. तो यहाँ पे बी का अकाउंट बनाएंगे. प्लीज बताइए बी में डेबिट में कितना आ रहा है? 950 इज एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट कितना है? 630. क्रेडिट में क्या क्या है? क्रेडिट में 20 लाख है सेल का और 10 लाख रुपए है आपके गुड सेकंड ओवर का. प्लीज बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है? 1420. मतलब सीधी बात है, ये पक्का ये ए को पेमेंट देने वाला है. 1890 में से 1420 तो ये देगा, बाकी कितना? पक्की बात है ये सी देगा. सी में 470 ही बैलेंस बचना चाहिए फॉर श्योर. चलो सी का अकाउंट बनाता है. सी के डेबिट में कितना है खर्चा? 9 लाख. उसके क्रेडिट में कितना कितना है? सेल है 10 लाख रुपए और टेकन ओवर है 10 लाख रुपए और प्रॉफिट कितना है? 630. आ रहा है क्या? ये दोनों कितना इतना पैसा देंगे एक को और हिसाब खत्म हो गया. समझ में आएगी? सिंपल है. You need to record all the expense on the debit side, all the incomes are taken over on the credit side, and you will be done with this. के बाद आपको सिर्फ ये अमाउंट जो है ना, सिर्फ नाम चेक करना है. ये ए ए ए और ए, ये चारों चीजें ए की बुक्स में, बी की बुक्स में एंड देन सी की बुक्स में, और फिर हिसाब करके बराबर बैलेंसिंग फिगर उतने है. इज द पॉइंट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन आपको दे के रखा है. ग्राफ पीएनएल पूरा सॉल्यूशन मैंने दे के रखा है. अगर आप चेक करोगे ए के नाम पे है ये 3, ये ए के नाम पे है, ये ए के नाम पे, ये ए के नाम पे. समझ में आया ये चीज? अगर आप इसको सिर्फ एक बार रीड भी करोगे तो आपको समझ क्लियर पॉइंट सबको. दिस इज बेसिकली JCO, जॉइंट कंट्रोल्ड ऑपरेशंस. कोई सेपरेट एंटिटी बनाई नहीं गई थी बेटा, राइट? जो भी खर्चे थे मिल बांट के कर रहे थे, इनकम मिल बांट के कर रहे थे, प्रॉफिट शेयरिंग मिल बांट के था. देयर वाज नो सेपरेट एंटिटी. दिस द पॉइंट क्लियर? सिर्फ एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट था कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो चेक करेंगे और जॉइंट कंट्रोल रहेगा, सब मिल बांट के. दिस द पॉइंट क्लियर? यस. नेक्स्ट पार्ट. अब ये बुक्स ऑफ ए बुक्स ऑफ बी अगर आप चेक करोगे मैंने बराबर दिया है यहाँ पे. अगर आप चेक करोगे ये चीजें आएगा ये अपना आंसर 470 1420 एंड टोटल ऑफ 189. बराबर. क्या है जेसी?
We just need to add up everything in consolidated financial statements, that is balance sheet and P&L. Also individual amounts in standalone financial statements. क्या एग्जाम आपको सिर्फ ऐड करके लिखते जाना, कंसोलिडेशन में ऐड करके लिखते जाना है और स्टैंड अलोन में अपने अपने अमाउंट नहीं करना है। जॉइंट कंट्रोल एसेट्स, एसेट्स अगेन हम एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसको खुद यूज करने वाले हैं। उससे जो भी एक्सपेंस, जो भी मेंटेन, जो भी खर्चा आएगा हम मिल बांट के खाएंगे, लेकिन उस पर सेपरेट एंटिटी बनने वाले नहीं, अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन नहीं करेंगे, राइट। तो फिर इसका सीएफएस कैसे बनेगा? तो एक एग्जांपल है, मैं रीड कर रहा हूं। A Limited, B Limited and C Limited decided to jointly construct a pipeline to transport the gas from one place to another that was manufactured by them. ठीक है, वो तीनों मिलके एक पाइपलाइन बना रहे हैं, ठीक है। Obviously that pipeline will cost something. तो वो तीनों ने बोला मिल बांट के बनाएंगे आगे। For this purpose, following expenditure were incurred by them: building 12 lakh to be depreciated at the rate 5%, pipeline 60 lakh to be depreciated at the rate 15%, computers and other electronics rupees 3 lakh to be depreciated at 40%. क्या ये तीनों एसेट वो मिल बांट के बनाने वाले हैं? एंड वेरियस अदर व्हीकल्स 9 लाख टू बी डेप्रिसिएटेड एट 20%। कितने कितने एसेट एक बार बताओ कि क्या? चार। कौन से? बिल्डिंग, पाइपलाइन, कंप्यूटर्स एंड व्हीकल्स। चारों का कॉस्ट है, चारों का डेप्रिसिएशन है, राइट। आप मेरी हेल्प करोगे, वो अलग अलग बंटवारा करें, मुझे मेरी हेल्प करो। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने की बेटा? 12 लाख, राइट। बिल्डिंग, इसका कॉस्ट है 12 लाख, डेप्रिसिएशन परसेंटेज है 5%। क्या मुझे डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताओगे? डेप्रिसिएशन 60,000 है और इसका WDV कितना? 11 लाख 40। परफेक्ट। सेम चीज मुझे दूसरे कैसे दे दो। दूसरा एसेट है पाइपलाइन 60 लाख और 15%। पाइपलाइन 60 लाख, 15% के हिसाब से 9 लाख डेप्रिसिएशन। परफेक्ट, 51 लाख, राइट। के बाद we have computers 3 लाख 40%, कंप्यूटर्स 3 लाख का ना, 40% के हिसाब से 120 डेप्रिसिएशन एंड 180 इज द WDV, राइट। एंड नेक्स्ट 9 लाख 20%। व्हीकल्स टोटल भी दे दो सब, 84, कल 68 के। अब मैं क्वेश्चन को आगे लेके जाता हूँ। तो फिलहाल ये इतना पढ़ने के बाद, इतना उन्होंने सीधी बात है, द वर्ड इज कंस्ट्रक्शन। जैसे उन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन मतलब ये JCA बन गया, राइट। उन्होंने वहां पे वर्ड यूज किया कि हम कंस्ट्रक्ट करें, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट एंड यूज देम इज नथिंग बट JCA, राइट, जॉइंट कंट्रोल एसेट। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब तक PSR कुछ दिया नहीं है, इसने कितना पैसा लगाया कुछ दिया नहीं है, जैसे एसेट इतना बनाने वाला। आगे they also decided to equally bear the total expenditure incurred by them and on the maintenance of pipeline comes to 6 lakh each year। हर साल 6 लाख रुपए आएगा और वो इक्वली बांटते जाएंगे, मतलब 2-2 लाख रुपए खर्चा बांटेंगे। आगे you are required to show consolidated balance sheet and extract of the statement of P&L and balance sheet of each venture। तो consolidated भी बनाना है और each venture का अलग भी बनाना है। तो अब करेंगे कैसे? अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, लेकिन करना है आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से बहुत बेसिक चीजें करनी है। अब बताइए आपके टोटल एसेट कितने के? 1 2 3 4 एसेट, राइट। अगर आप देखा जाए तो हर एसेट, अगर कंसोलिडेशन बनाना है तो ये टोटल एसेट हो गया मेरा डायरेक्ट नेट फिगर, राइट। और अगर इंडिविजुअल बनाऊंगा ना तो मैं इसको डिवाइड बाय 3 करके सब में बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी, बुक्स ऑफ, क्योंकि इक्वल रेशियो है, राइट। तो मैं सबको हर फिगर को डिवाइड बाय 3 करके ए की बुक्स में अलग लिखूंगा, बी की बुक्स में अलग लिखूंगा। देख करते हैं कैसे। अब ये चीज मैंने आपको समझ में आ गई फिलहाल। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये फिलहाल मैंने आपको वही लिख के दिया, टोटल पीपी देखो कितना आ रहा है क्या। इंडिविजुअल पे फिलहाल मत ध्यान दो, मैंने ये कैलकुलेशन आपको बताया कैसे किया, आप लोगों ने कैलकुलेट करके दिया, सेम फिगर आ रहे हैं क्या अपनी। इसके बाद अब मैं सीधा आपको इधर लेके आ रहा हूँ। उन्होंने प्रेजेंट कैसे किया? उन्होंने प्रेजेंट सीधा बैलेंस शीट, दो ही चीज, शेयर कैपिटल 7140 एंड पीपी 7140 टैली। एसेट था 7140 का, तो उन्होंने शेयर कैपिटल पे 7140 बोल दिया, बराबर, टैली करने के इतना उन्होंने पैसा लगाया, राइट। अब वो 7140 का नोट 2 क्या क्या है आप बता सकते हो? बिल्डिंग, पाइपलाइन, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स।
उन्होंने मैसेज दिया। बस फर्क इतना है कि उन्होंने क्या करके दिया, ABC 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 ABC, कैसे किया, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। अरे करेंगे इस पॉइंट, सिर्फ आपको लेंथी वर्क करना है प्रेजेंटेशन में। आपको सिर्फ वो 7140 तो आपने निकाल लिया, राइट, ये निकाला ना हमने 7140। उसके बाद मैंने क्या किया पता है क्या, सीधा डिवाइड बाय 3 करके पर शेयर निकाल लिया। एक केस में कितना आ रहा है, 380 17 लाख 16 2240। लिखते समय आप लिखोगे बिल्डिंग ABC, पाइपलाइन ABC, कंप्यूटर्स ABC एंड व्हीकल्स, इज द पॉइंट, राइट। अब एक चीज और बच गई, क्या, 6 लाख का खर्चा। बेटा खर्चा तो पीएल में आता है, खर्चा थोड़ी पीएल आता है, बैलेंस शीट तो ये पीएल में आएगा, राइट। तो फिलहाल आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या, कैसे शो किया, राइट। अगेन इन्होंने ये तो शो किया, अब शेयर कैपिटल में क्या किया उसने, शेयर कैपिटल उतना ले लिया टैली करने के लिए, ऑब्वियसली इक्वल करने के लिए। 1740 का डिवाइड बाय 3 कितना होगा, 1740 का डिवाइड बाय 3 कितना होगा, कितना, बस उन्होंने वही बोल दिया कि ए का भी कैपिटल उतना, बी का भी कैपिटल उतना, सी का भी कैपिटल हो गया, समझ में आया सब कुछ। ये हो गया मेरा बैलेंस शीट, राइट। अब उसने पीएल बनाया इन द बुक्स ऑफ ए। अब बुक्स ऑफ ए से ए क्या रिकॉर्ड करेगा, कैनेसिस से उसके उसके शेयर रिकॉर्ड करेगा, तो उसका शेयर, राइट। ए का वो पाइपलाइन पे खर्चा कितना, 6 लाख का था, 6 लाख में उसके नाम पे कितना आएगा, 2 लाख है। और डेप्रिसिएशन टोटल कितना बनेगा, 1260, 1260 में से ए केस में कितना है, 2,20,000, 4.2 बराबर। अब चेक करो क्या ये दोनों खर्चे हैं बेटा, क्या ये पीएल में आना चाहिए, तो अगर आप चेक करोगे अभी बुक्स ऑफ सिर्फ ए है, ठीक है, ए, अगर उसने वर्ड यूज किया एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, राइट। तो क्या क्या आएगा, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या था 420 इंटू लाख बराबर आएगा। अगेन डेप्रिसिएशन नोट 1 दिया उसने, सीधी बात, उसमें 4 अलग अलग डेप्रिसिएशन लिखा होगा, बिल्डिंग पे इतना, पाइपलाइन पे इतना, व्हीकल्स पे इतना, समझ में आएगी। हाँ, नॉन करेंट एसेट्स पीपी, पीपी में नोट 2, इस केस में 3 एसेट आ रहे थे ना, कौन से एसेट आ रहे थे बेटा इसके, कहने से ये एक एक हिस्सा है, तो टोटल कितना है 2380, बस वो पीपी में लिख के बताओ उसको टोटल कितना है, अगर आप चेक करोगे। डेप्रिसिएशन कितना था, 4 एसेट थे डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, लैंड एंड मशीन लेस डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर्स लेस डेप्रिसिएशन, व्हीकल्स लेस डेप्रिसिएशन, ये एक ही बुक्स, ये एक ही बुक्स, समझ में आया बेटा। ऐसा कोई फिगर नहीं है जो आपको नहीं आता। यस ये लेंथी है, लेंथी है, इसलिए मैं आपको दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीनशॉट डाला, क्या, ये सुनो ना, ये ऐसा नहीं चलता है। और मैं वही बोल रहा हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ एडेड करने के लिए नहीं देंगे ना आपको, कि हाँ हम चाहते हैं कि आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन करो, ऐड करके हमको पेज लिख के, सुनो सुनो ना, आपको आपको या तो कंसल्टेशन पूछेंगे या किसी एक की बुक पूछेंगे, एंड चांसेस है कि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अभी इसका इसका वेटेज आपको खुद को भी समझ में आना है, सर 10 मार्क्स के लिए नहीं आना चाहिए, कुछ है ही नहीं ना ये, राइट। हाँ, ये ऊपर वाला क्वेश्चन रहता 5 मार्क्स के लिए तो सोच सकते थे, कौन सा, ये जॉइंट वेंचर वाला कॉपी करना है ना सिर्फ, राइट। ए के फिगर्स, बी के फिगर्स, सी के फिगर्स, जेसीओ आने के चांसेस रहते हैं, बट अबाउट जेसीए आई डोंट फील इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आपको कंसल्टेशन करना पड़ता, फिर समझ में आया क्या क्या करना है। ये एस का रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये जेसीए एस का रिक्वायरमेंट है, मैंने यहाँ लिख के रखा है बेटा आपके लिए। दबा वर्किंग इज फॉर एक्सप्लेनेशन, प्रिफर प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन नीचे दिखा है मैंने, ठीक है। तो सोचो अभी अभी इसमें आपका 2 पेज में सॉल्यूशन किया, एक्चुअल में सॉल्यूशन 4 पेज का, ए और बी और सी के लिए भी तो सेम बनाना है ना आपको, ये कॉपी पेस्ट, राइट, सेम सेम बनाना है, कुछ भी फर्क नहीं, एक अमाउंट भी चेंज नहीं। ओके प्लीज ध्यान दीजिए, ओके प्लीज ध्यान दीजिए। A Limited, a UK-based company, enters into a joint venture with B Limited in India, wherein B Limited will import goods manufactured by A Limited on account of joint venture and sell them in India. Sentence क्या मेरे को A Limited कहाँ की कंपनी है, UK-based company, entered into a joint venture with B Limited in India और B Limited India, wherein B Limited will import the goods manufactured by A. हम UK से import करेंगे और उसको इंडिया में बेचेंगे, क्लियर, मतलब हम यहाँ पे B Limited, आगे A Limited and B Limited agreed to share expenses and revenue in the ratio of 5:4 respectively, whereas profits are distributed equal. खर्चे कैसे रेशियो बांटेंगे बेटा अपन, 5:4 में, और प्रॉफिट्स कैसे बांटेंगे, इक्वल। आगे A Limited invested 49% of the total capital but has equal share in all assets and is equally liable for all the liabilities of joint venture.
वो क्या बोल रहा है, मैं 49% इन्वेस्ट करता हूँ और एसेट और लाइबिलिटी इक्वल 50-50। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ जॉइंट वेंचर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। क्या करना है आपको, वो एक रेगुलर जैसे हम ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं ना, या फिर शेड्यूल 3 में पीएल और बैलेंस शीट बनते हैं, तो मुझे बताइए आपके शेड्यूल 3 के हिसाब से कौन से प्रॉपर हेड में आएगा। परचेस कहाँ पे आएगा, परचेस में ही आएगा। एक्सपेंस में सेकंड आइटम आता है परचेस। अदर एक्सपेंस में ही आएगा सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, पीपीई, पीपीई में जाएगा करंट एसेट्स में जाएगा अनसिक्योर्ड लोन्स, एनसीएल, करंट लाइबिलिटीज, सीएल एंड कैपिटल, शेयर कैपिटल। और ये एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट्स आने चाहिए बेटा। दो इफेक्ट्स कहाँ पे आएंगे, एक आएगा अपना एसेट में, करंट एसेट में इन्वेंट्री बोल के, एंड चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग तो है नहीं, तो 0 - 1 लाख या मैं नेगेटिव 1 लाख शो करूँ। समझ में आया? चलो अब यही अगर फिगर्स हैं, ये फिगर्स हैं, तो प्लीज मुझे बताइए आपका एक रेगुलर पीएनएल कैसे बने। शेड्यूल 3 का पीएनएल, आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 13,05,000। अदर इनकम नहीं है ना टोटल। एक्सपेंसेस में क्या क्या प्लीज बताइए। परचेस, परचेस कितना है, 9 लाख। चेंज इन इन्वेंट्री करते हैं ना, वो अपने ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे ना बेटा। और अदर एक्सपेंस सबसे लास्ट में आता है अपना, कितना है अदर एक्सपेंस, 3,06,000। टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 11,06,000। नेट प्रॉफिट कितना, 190। नहीं, ठीक है, ओके। आप मुझे बैलेंस शीट बना के दे सकते हो बेटा। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, शेयरलेस फंड्स, शेयरलेस फंड में शेयर कैपिटल, कितना शेयर कैपिटल, 4,01,000। रिजर्व सरप्लस में नेट प्रॉफिट आएगा ना बेटा, कितना, 199। एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटी कितना था, 2 लाख। एनसीएल कितना है टोटल, 9 लाख। उसके बाद एसेट्स का रोल करेंगे बेटा, 6 लाख, 2 लाख और 1 लाख इन्वेंट्री, खाली हो गया। इतना ही करना, विदाउट नोट्स, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट डायरेक्ट कर पा रहे हैं। मतलब कोई नोट के लिए कुछ है नहीं ना कि दो दो आइटम से तो नोट बनाओ, आपको सिर्फ फॉर्मेट कर। दैट इज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। चेक करो क्या दिया, वैसे ही है क्या, कुछ पूछा नहीं है बेटा। ऑल्दो उन्होंने 5:4 इक्वली दिया है, कुछ बोला ही नहीं यार, सिर्फ सीएफएस पूछे। तो यहाँ पे मैंने ये बना लिया बेटा, 3,05,000 ये 199 पे निकाला हमने। बैलेंस शीट चेक करो, उसने आइटम्स लिख के दिया होगा इसके अंदर क्या है, जैसे एनसीएल में क्या है, अनसिक्योर्ड लोन से, तो उसने ईयर भी बांटना शुरू किया। ये यहाँ पे सब कुछ दिया ना बेटा, उन्होंने कहाँ दिया उसने, 5:4 एंड इक्वल। एसेट्स कैसे बांटा उसने, इक्वल। और इनकम्स और एक्सपेंस कैसे बांटना है, 5:4। 13,05,000 था, बांटो ना 5:4, बांटो ना 5:4। अब यहाँ तक पहले 3 में कहने से 5:4 बढ़ेगा, और उसके बाद बाकी सारे एसेट्स लाइबिलिटीज हैं वो कैसे बढ़ेंगे, इक्वल। क्लोजिंग स्टॉक से उन्होंने इक्वल बांटना शुरू कर दिया, इक्वल। बताता हूँ क्यों नहीं है उसका बताता हूँ। 49% बोला है उसने। यहाँ पे ये वाला सब 1:1 में है बेटा, राइट। शेयर कैपिटल कितना है टोटल, 4,01,000, 49:51। तो मैंने ये चीज आपको पहले बता दिया, कौन सी, ये वाली चीज, ये सबसे इजी हो गया। उसके बाद आपको उन्होंने ये चीज 1, 2, 3 इनकम एक्सपेंस कौन सा रेशियो बोल दिया उसने, 5:4, 5:4, 5:4। शेयर कैपिटल किसने बोल दिया उसने, 49:51। ये प्रॉफिट से बेटा 1:1, सॉरी प्रॉफिट 5:4 था बेटा, इनकम एंड एक्सपेंस 5:4, एंड बाकी के जितने भी आपके एनसीए एंड, तो ये हो गया आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल।
एक लास्ट पार्ट बचता है क्वेश्चन एंड दैट्स इट। 4 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल के हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन से नहीं। अगेन अगेन ये सिंपल पार्ट, क्या करना है इसके अंदर वो बताओ। A Limited enters into a joint venture with B Limited on 1:1 basis, and a new company C Limited was formed. JCE अलग कंपनी बनाई जा रही है, ये बात है, उसकी अकाउंटिंग भी अलग करेंगे, अकाउंटिंग अलग होगी ना उसकी, राइट। Was formed for the same purpose and the following is the balance sheet of all three companies. A का उसने बैलेंस शीट अलग दिया है, B का अलग दिया है, और C जो एक जॉइंट वेंचर है उसका अलग दिया है। क्या जॉइंट वेंचर 1:1, मतलब आधा A का है आधा B का है, राइट। बस हर हिस्सा हम कंसोलिडेट करते समय आधा हिस्सा वो ऐड कर देंगे। कैन यू प्लीज टेल मी 50% हिस्सा A का कितना रहेगा? आधा आधा करते जाओ। 2,50,000, 6,00,000, 1,50,000, PP 975 एंड 25,000। आ रहे समझ में, राइट। बस मैं यहाँ पे ये शेयर कैपिटल को हटा देता हूँ। यहाँ शेयर कैपिटल क्यों हटा रहा हूँ? फॉर द सिंपल रीजन, ध्यान देना, मेरा दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना है? 250 250 और उतना कैपिटल, उतना कैपिटल। तो CFS में ये दो चीजें सेटअप होती है। चेक करो भी क्या है। अगर मैं ए की बुक्स बनाऊं, ए की बुक्स, तो शेयर कैपिटल कितना लिखूंगा? 10 लाख। अभी प्लीज चेक करना क्या हो गया। आई एम राइटिंग द फिगर्स, प्लीज ध्यान। ए में कैपिटल कितना आएगा? 10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितना आएगा? 18 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख प्लस 50,000, 30 लाख 50,000 प्लस 975 एंड 2 लाख प्लस 25। आए समझ में? ये चीज आपको करनी है। तो बेसिकली ए लिमिटेड खुद के बुक्स तो बनाएगा, साथ में जो जॉइंट वेंचर बुक्स बना रहा है उसमें मेरा हिस्सा भी तो इनकॉर्पोरेट करूंगा मैं, तो मेरा हिस्सा इनकॉर्पोरेट करके देना है, राइट। दिस इज JCE, जॉइंट कंट्रोल्ड एंटिटी। अगर एंटिटी खुद के बुक्स बना रहा है तो ठीक है, उसको बनाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी लिमिटेड ने अपने बुक्स बना लिए, लेकिन जब मैं मेरे बुक्स बनाऊंगा तो ऑब्वियसली उसका हिस्सा भी तो मैं लूंगा ना अंदर मेरे पास, तो उसका 50% मेरे पास ले लूंगा। सिर्फ क्या सेटअप होगा, इन्वेस्टमेंट और शेयर कैपिटल नहीं है, राइट। एक बार चेक करते हैं टैली हो रहा है क्या। मैं एक रेगुलर टीम में आपको बना के बता रहा हूँ। प्लीज बताइए शेयर कैपिटल कितना? 10 लाख। नेक्स्ट रिजर्व सरप्लस कितना? नेक्स्ट लोन्स 4 लाख। करंट लायबिलिटीज 4.5 lakhs. Then PPE 40.25 40.25। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हट जाएगा बेटा, करंट असेट्स 2.25। चेक टैली हो रहा है? नहीं हो रहा है? हो रहा है टैली? ये करना था बस, इसको शेल 3 में लिखना है। अगेन शेल 3 में कैसे लिखना है? शेल 3 में कैसे लिखना है? तो ये जो मैं ऐड किया ना 18 + 6, ए लिमिटेड सी लिमिटेड, 3 + 1 ए लिमिटेड सी लिमिटेड, गेटिंग दिस पॉइंट। तो बेसिकली JCA में क्या होगा? JCA में तो उन्होंने JCA में क्या किया है, खुद का तो बनाना ही है, एक अलग आइडेंटिटी, अपने अपने एसेट्स बनाने वाला है, अपने पूरा बैलेंस शीट बनाने वाला है। उसको जब मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा तो मेरा हिस्सा में लेते जाऊंगा। क्या सेटअप होगा बेटा? क्या सेटअप होगा? कौन सी चीज नहीं ले आएगी? उसका कैपिटल और अपना इन्वेस्टमेंट नहीं, राइट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आएगा, कैपिटल लायबिलिटी साइड में आएगा, वो सेटअप करेंगे। तो ये जो येलो पार्ट है ये आपको बैलेंस शीट में नहीं लेगी। समझ में आ रहा है? मैं सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान। आपका शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए ऊपर चेक करो, शेयर कैपिटल 10 लाख। नेक्स्ट रिजर्व सरप्लस 24 लाख आया, यस। NCL 4 लाख आया और आपको 4.5 आया। अब ये इंडिविजुअल कैसा है? हाउ डिड यू कैलकुलेट 24? प्लीज बताइए 24 कैसे आएगा? तो बस वो नीचे लिख के बताओ। ए का 24, सॉरी ए का 18, सी का 6, टोटल 24। अगर आप चेक करोगे तो उन्होंने ऐसे नोट 1 में रिजर्व सरप्लस ए एंड सी। अरे समझ लो, इस तरह आपको ही प्रेजेंट करके बताना है, सिर्फ ऐड करके लिखते जाना है। अगेन यहाँ पे कुछ भी मेहनत वाला काम नहीं था, आपको सिर्फ वो फिगर्स कॉपी करके बराबर थी। क्या मेहनत थी? तो मेहनत थी वो 50% निकालनी, बाद में सिर्फ ऐड करके लिखते जाना। समझ में आया? बस यही है इस केस, ये है इस केस। अगेन 3 टाइप के ऑपरेशन, 3 टाइप के फॉर्म्स हैं। कौन से? JCO, JCA एंड JCE। सबसे इजी वाला पार्ट JCO। JCO में क्या था? एक पहले कंसोलिडेट बनाना है,
क्यों बना रहे हैं वो? प्रॉफिट निकालने के लिए। फिर इंडिविजुअल्स बनाएंगे, इंडिविजुअल जो बैलेंसिंग करेगा, एक का डेबिट आएगा, दूसरे साइड उतना ही बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए, आपका टैली होता है ये सब, राइट। जेसीओ समझ में आएगा? जेसीए में क्या था? जेसीए ज्वाइंट कंट्रोल एसेट, एसेट्स में क्या था? आपको कंस्ट्रक्ट करना है सारे एक्सपेंसेस, आपको याद है थोड़ी देर पहले मैं किया था, 3 अलग अलग रेशियोज दिए थे उन्होंने, कौन से एक्सपेंस इनकम अलग अलग बनाना, वही है शेड्यूल 3 में पीएनएल और कंसल्टेशन पूरा बना के देना है। जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो नोट्स में आपको 3 अलग अलग रेशियोज यूज करने हैं। कौन से रेशियोज थे? 5:4 इनकम एक्सपेंस में थे, 1:1 एसेट लायबिलिटीज में थे, और कैपिटल 49:51 बनता है। आपको सिर्फ बाकी के बराबर रेशियोज लिख के देने उसको, आर गेटिंग दिस पॉइंट? और फाइनली अगर जेसीई रहा, जेसीई, तो जेसीई में क्या करना है? खुद का तो रिकॉर्ड करना ही करना है, साथ में अब उसका जो है, जो नई कंपनी बनाया है, जो जॉइंट वेंचर कंपनी है, अपना हिस्सा अपने इनकॉर्पोरेट कर देना है, और नोट्स में अपने ए सी ए सी ए सी। अरे गेटिंग दिस पॉइंट? ऑब्वियसली अगर बी लिमिट रहेगा तो बी लिमिट कैसे बनाएगा, प्लीज बताइए। तो बी के सिर्फ बी की रेगुलर बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट बना के, तो बी क्या कैपिटल 750। ओके, नेक्स्ट एनसीएल लोन्स 5, CL3, पीपी एंड करंट एसेट्स। टैली 37 पॉइंट, समझ में आ रहा है? अगेन लिखते समय आपको वो दो फिगर्स अलग अलग बताना है, समझ में आ रहा है सबको पॉइंट? यही है टोटल इस एएस में। 3 फॉर्म्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 फॉर्म्स? जेसीओ, जेसीए एंड जेसीई। क्लियर पॉइंट सबको ये? क्वेरी तो प्लीज बताइए। नहीं, यस लेंदी है, इसलिए स्क्रीनशॉट से बेटा यहाँ सुनो ना। आइडियली आइडियली मेरा अगर मैं एग्जामिनर रहूंगा तो मैं ये क्वेश्चन मेरी पॉइंट एमसीक्यू लिख दूंगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा जेसीओ वाला पॉइंट जो पहला क्वेश्चन है ना मेरा, फर्स्ट पार्ट ये वाला, आगे के क्वेश्चंस देना 5 मार्क के लिए वैलिड नहीं है, और अगर किसको बोनस देना रहेगा तो फिर मैं 10 मार्क का 10 मार्क के लिए चलता है वो कॉपी पेस्ट कर, ठीक है। 5 मार्क के लिए इतना बड़ा नहीं चलेगा, लेकिन 10 मार्क के लिए अगर कोई बोलेगा कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है तो ऑब्वियसली 10 मार्क के लिए तो चांसेस मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बाकी बहुत सारे चैप्टर जहाँ पे दिमाग वाला काम है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। 40 में